प्यारे बच्चों, आज इकोनॉमिक्स के कुछ क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे। नव मल्थूसियन सिद्धांत किस से संबंधित था? तो यह आपका संसाधन की कमी से संबंधित था। काफी बार पूछ लिया गया है कि जो नव मल्थूसियन सिद्धांत है यानी प्रिंसिपल है, जो आपका नव मल्थूसियन प्रिंसिपल है, वो किससे संबंधित है? वह आपका संसाधन की कमी से संबंधित है। किसी उद्यमी द्वारा विज्ञापन तथा जनसंपर्क पर किया गया खर्च उसके किस प्रकार के व्यय का हिस्सा होगा? तो वो आपका मध्यवर्ती उपभोग के व्यय का हिस्सा होगा। बात करते हैं, भारत में योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था किस पद्धति पर आधारित है? तो जब भी आएगा कि योजनाबद्ध जो अर्थव्यवस्था है, योजनाबद्ध जो इकोनॉमिक है, वो एक तरीके से किस पद्धति पर आधारित है? वो आपका समाजवादी व्यवस्था पर आधारित है। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो अपकमिंग एग्जाम के लिए आपका बेनिफिट साबित होंगे। गिफनी तथा घटिया माल पर विचार करते समय हमें क्या ज्ञात होता है? ओके, जब हमेशा क्या होगा, घटिया माल रहेगा तो हमें एक तरीके से क्या विचार करते समय हमें क्या ज्ञात होता है? तो हमें आपका गिफन माल घटिया भी आवश्यक होगा। इस चीज का विशेष ध्यान रखना है, एग्जाम में पूछ चुका है। घटिया वस्तु के लिए मांग गिरती है जब, देखिए, जो घटिया चीज होते हैं उसके लिए मांग क्यों गिरेगी? जब आय बढ़ती है। इस चीज का विशेष ध्यान रखिएगा। औसत परिवर्तित लागत वक्र आकार के होते हैं। तो किस आकार के होते हैं? ये हमेशा यू आकार के होते हैं। किस नियम में ये कहा गया है कि लगातार स्वाद एवं वरीयताओं के साथ साथ जैसे जैसे आय बढ़ती है, भोज्य पदार्थों का जो खर्च होता है, खर्च का जो आय होता है, उसका अनुपात कम होता है? तो ये किसके द्वारा कहा गया था? ये कहा गया था एंजिला नियम के कारण कहा गया था। ओके ओके, एंजेलिना रूल कह सकते हैं। वे वस्तुएं जो या तो उपभोग अथवा निवेश के लिए निर्धारित हैं, क्या कहलाती है? तो उनको कहते हैं आपका अत्यंत वस्तुएं। ठीक है, ओके, अंत्य वस्तुएं कहते हैं इसको, अंत्य वस्तुएं। अत्यधिक मंदी किस काल में आई? देखिए, अभी तक क्या है, जो अत्यधिक मंदी आई है तो उसका एक वर्ष रखा गया है कि अभी तक कब आई है। तो वो आपका वर्ष 2029 से 34 के बीच में आर्थिक मंदी आई है। ओके, भारत के भुगतान संतुलित को किसके द्वारा ठीक किया जाता है? जो आपका क्या है, भारत का जो भुगतान संतुलित है, ठीक है, यानी संतुलित है, तो किसके द्वारा ठीक किया जाता है? वो किया जाता है एक आपका मुद्रा अवमूल्यन, प्रबल निर्यात संवर्धन, आयात प्रतिस्थापन। ओके, इसके द्वारा किया जाता है आपका जो भारत का जो आपका भुगतान संतुलित है। ओके, इसके बाद बात करते हैं, मुद्रा के अवमूल्यन का परिणाम होता है। तो निर्यात में वृद्धि और भुगतान संतुलन में सुधार के कारण होता है आपका जो मुद्रा में अवमूल्यन का परिणाम होता है। इसके बाद बात करते हैं, किस कर की वसूली केंद्र सरकार द्वारा की जाती है? वो ये कहना चाह रहा है जो भी टैक्स है, जो भी टैक्स है वो केंद्रीय सरकार यानी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा की जाती है। तो एक तो हो गया आयकर, आयकर को जैसे कहते हैं इनकम टैक्स, इनकम टैक्स। एक होता है सीमा शुल्क, ठीक है, सीमा शुल्क होता है जो बॉर्डर होता है, जो होता है बॉर्डर टैक्स होता है। ठीक है, बॉर्डर टैक्स कह सकते हैं या फिर रुपीज में कह सकते हैं कि भैया बॉर्डर टैक्स रुपीज। ओके, एक होता है उत्पादन, उत्पादन शुल्क का मतलब होता है जो भी आपका प्रोडक्शन में यूज होता है, ठीक है, वो वाला शुल्क होता है। तो किस कर की वसूली केंद्र सरकार के द्वारा की जाती है? अगर ऑप्शन दिए जाएंगे तो इसका ऑप्शन अगर ऑल ऑफ द अबव हो सकता है, अगर ये तीन आपको ऑप्शन दिए गए हैं। किसके घाटे को विदेश से प्राप्त निवल पूंजी प्रवाह से वित्त पोषित किया जाता है? इस प्रकार की पूंजी खाता अधिक क्या है? तो उसे कहते हैं आपका चालू लेखा। राजकोषीय नीति का संबंध है, देखिए राजकोषीय नीति का जो संबंध है वो किससे है? सरकार की आय तथा व्यय से है। इस चीज का ध्यान रखिएगा, जो राजकोषीय नीति है उसका संबंध किससे है? सरकार की आय और व्यय नीति से है।
कराधान एक उपकरण है, कराधान एक उपकरण है राजकोषीय नीतिका का। किसी देश की राष्ट्रीय आय का निर्धारण करने के लिए कौन सी पद्धतियां प्रयोग में लाई जाती है? यानी जो राष्ट्रीय आय होती है, नेशनल इनकम का निर्धारण करने के लिए कौन सी पद्धति है? तो देखिए, एक तो है आय पद्धति या आपका उत्पादन पद्धति और आगत पद्धति। तो ये तीन पद्धति आप देख सकते हैं, आय पद्धति, उत्पादन पद्धति और आगत पद्धति, जिसके कारण क्या होता है, जो आपकी नेशनल इनकम है उसका निर्धारण करने की पद्धति प्रयोग में लाई जाती है। आय विधि से राष्ट्रीय आय का आंकलन करते समय किसको शामिल नहीं किया जाता? इस चीज़ का ध्यान रखना। वो कहना चाहता है जो नेशनल इनकम है, जो आय विधि है, ठीक है? आय विधि है, उसमें जो नेशनल इनकम होता है, उसका जब आंकलन किया जाता है, तो उसमें वो एक तरीके से किसको शामिल नहीं किया जाता है? तो पेंशन को शामिल नहीं किया जाता, ओके? बहुत बार ये क्वेश्चन आ चुका है, इसका विशेष ध्यान रखिएगा। व्यक्तिगत परियोज्य आय से क्या अभिप्राय है? ओके, इसका ध्यान रखते हैं। ये कहना चाह रहा है जो व्यक्तिगत परियोज्य आय से क्या अभिप्राय है, तो वह है आपका व्यक्तिगत आय यानी प्रत्यक्ष कर, ठीक है? प्रत्यक्ष कर क्या होता है? डायरेक्ट टैक्स होता है, ठीक है? डायरेक्ट टैक्स देखिए बहुत बार पूछ चुका है, जो डायरेक्ट टैक्स है एक तरीके से, ओके, इनकम टैक्स, ओके, तो ये इसके अंतर्गत आ जाता है। तो ये चीज आपको आई होप समझ में आ चुकी होगी। देखिए, देश की जो आर्थिक प्रगति का जो निर्धारण है वो किसके आधार पर किया जाता है? ओके, यानी देश की जो आर्थिक प्रगति है, आर्थिक प्रगति एक तरीके से कह सकते हैं, एक तरीके से जो इकोनॉमिक है, जो इकोनॉमिक है वो उसका इंक्रीज, यानी वो रास्ते पे जब चलती है इकोनॉमिक, ओके, तो उसका जो निर्धारण किया जाता है वो किस आधार पर किया जाता है? तो देश की प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि पे किया जाता है। देश की प्रति व्यक्ति आय, देश की प्रति व्यक्ति आय का मतलब है कि पूरे देश में जितने लोग रह रहे हैं, तो एक को मतलब एक तरीके से उसकी आय कितनी है, ओके, वो अपना भरण पोषण कितने रुपए में करता है, ठीक है? वैसे साल की निकाली जाती है। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें। बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है कि वो जो प्रति व्यक्ति आय है वो प्रति वर्ष के लिए निकाली जाती है, ठीक है? तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। अगर आर्थिक प्रगति का निर्धारण किसके आधार पर किया जाता है, तो देश की प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि के, ठीक है, आधार पर किया जाता है। किसी व्यक्ति के वास्तविक जीवन स्तर का आंकलन किया जा सकता है, किसके द्वारा? देखिए, वास्तविक जीवन जो वो जी रहा है उसका किसके तौर पर एक तरीके से कह सकते हैं आंकलन किया जाता है, तो वो आपका प्रति व्यक्ति आय के द्वारा आंकलन किया जाता है कि वो इस प्रकार की जो रहन-सहन है वो अपना जीवन स्तर जी रहा है। आर्थिक वृद्धि किससे संबंधित है? देखिए ध्यान रखिएगा, आर्थिक वृद्धि का मीनिंग है आपका इकोनॉमिक इंक्रीज रेट, ठीक है? इंक्रीज रेट, वृद्धि का मतलब क्या होता है आपका, ठीक है? एक तरीके से जो उसकी इकोनॉमिक इंक्रीमेंट है, एक तरीके से कह सकते हैं, किससे संबंधित है? तो वो आपकी किसी अर्थव्यवस्था में कुछ अवधि तक प्रति व्यक्ति वास्तविक आय की निरंतर वृद्धि को से संबंधित है आपकी आर्थिक वृद्धि। आर्थिक वृद्धि एक तरीके से क्या है? किसी अर्थव्यवस्था में कुछ अवधि तक प्रति व्यक्ति वास्तविक आय, जो उसकी वाई आय है, किसकी? आपकी प्रति व्यक्ति की, उसमें अगर निरंतर वृद्धि होती है तो हमेशा हम क्या कहते हैं? आपका आर्थिक वृद्धि से संबंधित होते हैं। तो ये चीज आपको समझ में आ चुकी होगी। जब आय बढ़ती है तो खपत भी किस अनुपात में बढ़ जाती है? तो कम अनुपात में, ठीक है? इस चीज का ध्यान रखिएगा। जब आय बढ़ती है तो खपत भी अनुपात में बढ़ जाता है, तो किस अनुपात में? कम अनुपात में। इसके बाद बात करते हैं राष्ट्रीय आय किससे निर्मित होती है? जो राष्ट्रीय आय होती है वो किसी उत्पादन गतिविधि द्वारा निर्मित होती है। भारत में राष्ट्रीय आय यानी नेशनल इनकम के प्रंकालन तैयार किए जाते हैं किसके द्वारा? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा, ठीक है? तो इसको सेंट्रल स्टैटिकल ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं, सीएसओ, ओके, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये काफ़ी बार आ चुका है। बहुराष्ट्रीय जो फर्म है, एक तरीके से कह सकता है किससे संबंधित है, क्या होता है, अर्थ क्या है, ये सब चीज़ें आ जाता है। तो अनेक देशों में प्रचलित एक कंपनी होती है। तो आई होप कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे। तो ये क्वेश्चन काफी बार पूछ लिया जाता है, बहुराष्ट्रीय फर्म, ओके,
बहुराष्ट्रीय का मीनिंग क्या है, ये भी कभी-कभी पूछ लेता है, या फिर फर्म के बारे में पूछ लेता है कि बहुराष्ट्रीय फर्म क्या है? तो अनेक देशों में प्रचलित, ध्यान रखिएगा, अनेक देशों में प्रचलित एक कंपनी होती है जो बहुराष्ट्रीय फर्म होते हैं, ठीक है? तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा।